नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फेफाना पर। हम लोग पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान में कक्षा 12 में स्थिर वैद्युतिकी का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अपने पास कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम देखिए दोस्तों, होता क्या है, कूलाम का नियम है क्या, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। और इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स जो हैं, जो आईआईटी की परीक्षा में पूछे गए हैं, जो नीट की परीक्षा में पूछे गए हैं और जो एनसीईआरटी की बुक में है, बीएससीआर की बुक में है, वो न्यूमेरिकल हम लोग आज सॉल्व करेंगे कूलाम के नियम पर आधारित। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या है देखिए। कूलाम का नियम जो है वो दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में बताता है। ठीक है, अब बात आती है बिंदुवत आवेश कौन से होते हैं। बिंदुवत आवेश का मतलब ऐसे आवेश जो किन्हीं दो बिंदुओं पर या निश्चित बिंदु पर क्या है, स्थिर है। किसी निश्चित बिंदु पर क्या है, स्थिर है। उस आवेश को हम क्या बोलेंगे, बिंदुवत आवेश। ठीक है, तो इन बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल के बारे में बताने वाला नियम जो है वो क्या है, कूलाम का नियम है। कूलाम ने 1785 ईस्वी में इसे प्रतिपादित किया था। 1785 ईस्वी में इसे बनाया था। तो कूलाम का नियम कहता क्या है। कूलाम का नियम यह कहता है भी कोई दो आवेश मान लिया हमने, एक ये आवेश है अपने पास, इस बिंदु पर मान लिया Q1 आवेश है, ये दूसरा आवेश मान लिया अपने पास Q2 आवेश है, और दोनों आवेशों के बीच में दूरी मान ली अपने पास कितनी है, R है। दूरी कितनी मान ली, R है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है भी इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी F जो है वो समानुपाती होगा किसके, Q1 इंटू Q2 के। F समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 के, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कूलाम का नियम क्या कहता है, दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल, दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब यदि इन दोनों को एक साथ करके लिखा जाए तो अपने पास क्या आ जाएगा, F समानुपाती होगा किसके, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। F समानुपाती किसके होगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। अब समानुपाती का निशान हटाने के लिए यहां पर प्रयुक्त करते हैं कि नियतांक। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K जो है वो समानुपातिक नियतांक है। K क्या है, समानुपातिक नियतांक। ठीक है, और इस K का मान जो है वो कितना होता है, K का मान होता है 9 इंटू 10⁹9, 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, या फिर K को लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता। और निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है देखिए, दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि इन दोनों इक्वेशन को, मान लिया ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, इन दोनों इक्वेशन को सम्मिलित रूप में लिखा जाए तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा, और फिर इस प्रोपोर्शनल के साइन के स्थान पर एक कांस्टेंट प्रयुक्त कर दिया। कांस्टेंट क्या लिया हमने, K लिया। ठीक है, तो K क्या है, समानुपातिक नियतांक है। तो अपने पास क्या आ गया, K की वैल्यू जो वो कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹9
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन है कूलम स्क्वायर। तो अपने पास F इज इक्वल टू क्या आ गया, K Q1 Q2 अपॉन है R स्क्वायर आ गया। K जो है उसे 1/4 एप्सिलॉन नॉट भी लिखा जाता है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, और निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये कूलम के नियम का सामान्य अपने पास निरूपण है। अब देखिए भी यहां पर हमने ज्ञात किया है स्थिर विद्युत बल। कौन सा बल हमने ज्ञात किया है, स्थिर विद्युत बल। और बल एक सदिश भौतिक राशि होती है। बल कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इसकी इस स्थिर विद्युत बल की दिशा बतानी होगी। स्थिर विद्युत बल की दिशा क्या होगी, स्थिर विद्युत बल की दिशा जो है वो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है भी जैसे ये रेखा जो है ये इन दोनों आवेशों को मिला रही है, ये रेखा इन दोनों आवेशों को मिला रही है, तो स्थिर विद्युत बल की दिशा, मान लिया स्थिर विद्युत बल है उसकी दिशा Q1 से Q2 की ओर, यानी Q1 आवेश जो है वो Q2 आवेश पर बल लगा रहा है। ठीक है, तो F वेक्टर ये हो गया। तो इसकी दिशा जो है वो इस तरीके से दर्शाई जाएगी, यानी Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 की ओर, और इसे R वेक्टर के रूप में लिखा जाएगा। और इसकी दिशा में एकांक सदिश लेंगे क्या, R कैप। एकांक सदिश क्या लेंगे, R कैप। R कैप एक एकांक सदिश है, आप लोग जानते हैं एकांक सदिश क्या होता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, इकाई हो। ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, इकाई हो, उसे क्या बोलते हैं, एकांक सदिश बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, एकांक सदिश। और एकांक सदिश ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, सदिश बटे सदिश का परिमाण। यानी एकांक सदिश जैसे R कैप है तो R कैप किसके बराबर होगा, R वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ R वेक्टर। ठीक है, यानी सदिश बटे सदिश का परिमाण। ये अपने पास क्या है, R कैप एक एकांक सदिश। तो अब यदि इस बल को सदिश रूप में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है, कूलम के नियम का सदिश रूप है। ठीक है, और बाद में सदिश निरूपण का एक अन्य टॉपिक भी आएगा, वो भी हम लोग करेंगे। तो ये था अपने पास कूलम का नियम। तो हमने देख लिया है भी कूलम के नियम के अनुसार अपने पास यदि निर्वात की बात करें, यानी वायु में कूलम बल जो है, वायु में कूलम बल कितना होगा, निर्वात में कहें या चाहे वायु में कहें। ठीक है, कूलम बल कितना आ जाएगा अपने पास, F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। ठीक है, यदि परिमाण के रूप में लिखें तो इसे सीधा लिख देंगे F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये बात होगी। अब बात करें भी हमने वायु या निर्वात में बोल दिया, चाहे इसे निर्वात में बोल दें या वायु में बोल दें, कूलम बल का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। क्यों, निर्वात और वायु तो समान नहीं होता, लेकिन पराविद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो वायु और निर्वात का लगभग क्या रहता है, समान रहता है। निर्वात के लिए पराविद्युतांक का मान रहता है 1, निर्वात के लिए पराविद्युतांक का मान कितना होता है, 1 होता है, और वायु में पराविद्युतांक का मान कितना होता है, 1.0006 होता है, 1.0006 होता है। तो ये दोनों जो है वो क्या है, लगभग समान वैल्यू है। ये दोनों क्या है, लगभग समान वैल्यू है। इस कारण से वायु को निर्वात भी माना जा सकता है, इस कारण वायु को निर्वात भी माना जा सकता है। अब बात आती है भी ये पराविद्युतांक होता क्या है, पराविद्युतांक होता क्या है। तो पराविद्युतांक देखिए क्या होगा भी, हमने यहां पर निर्वात में कूलम बल निकाला है तो इसे F नॉट लिख दिया मैंने, F नॉट यानी निर्वात में कूलम बल। अब हम किसी माध्यम में ले लें, यानी कोई माध्यम हो तो उस माध्यम में कूलम बल, माध्यम में कूलम बल, तो माध्यम यानी मीडियम, तो इसे मैं Fm लिखूंगा। Fm इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन m, एप्सिलॉन m यानी माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई मेरे पास, ये इक्वेशन है सेकंड हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं पराविद्युतांक क्या होता है। पराविद्युतांक जो है इसे एप्सिलॉन R से लिखा जाता है, इसे आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं।
इसे आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता जो है वो क्या होती है, एफ नॉट अपॉन एफ एम, एफ नॉट अपॉन एफ एम, यानी निर्वात में कुलाम्बल और माध्यम में कुलाम्बल, निर्वात में कुलाम्बल और माध्यम में कुलाम्बल का अनुपात जो है उसे क्या बोला जाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता बोला जाता है। निर्वात में कुलाम्बल और माध्यम में कुलाम्बल, निर्वात में कुलाम्बल यानी एफ नॉट, ठीक है, माध्यम में कुलाम्बल यानी एफ एम। तो एफ नॉट और एफ एम का अनुपात जो होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, पराविद्युतांक कहेंगे। वही बात करिए। अब यदि इन दोनों की वैल्यू पुट कर दें हम लोग, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दें, तो इन दोनों की वैल्यू पुट करने पर अपने पास क्या आएगा, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाय 1/4 एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आएगा, यहां से Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास क्या आएगा, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात भी क्या कहलाता है, पराविद्युतांक कहलाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। ठीक है, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात भी क्या कहलाता है, पराविद्युतांक कहलाता है। ठीक है, यह बात होगी अपने पास पराविद्युतांक की। अब बात करें भी पराविद्युतांक का मान भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक माध्यम के लिए माध्यम की विद्युतशीलता जो है, यानी माध्यम की विद्युतशीलता क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी, और माध्यम की विद्युतशीलता भिन्न भिन्न होने के कारण एप्सिलॉन आर का मान जो है वो भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। इसे एप्सिलॉन आर बोलते हैं, ये जो साइन है ना उसे एप्सिलॉन बोला जाता है, इसे एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ठीक है, तो देखिए यहां से यदि धातु है, धातुओं के लिए बात करें, धातुओं के लिए पराविद्युतांक यानी एप्सिलॉन आर का मान इन्फिनिटी यानी अनंत होता है। धातुओं के लिए पराविद्युतांक का मान कितना होता है, अनंत होता है। अशुद्ध जल के लिए, शुद्ध जल के लिए, अशुद्ध जल यानी जिसका पीएच कितना हो, 7 हो, अशुद्ध जल यानी जिसका पीएच कितना हो, 7 हो, अशुद्ध जल के लिए एप्सिलॉन आर का मान जो है वो 80 होता है। अशुद्ध जल के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, 80। और पैराफिन मोम के लिए, पैराफिन मोम के लिए इसका मान 2 से 2.5 तक होता है, 2 से 2.5 तक होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। धातुओं के लिए पराविद्युतांक इन्फिनिटी यानी अनंत होता है, अशुद्ध जल के लिए एप्सिलॉन आर यानी पराविद्युतांक का मान 80 होता है, और पैराफिन मोम के लिए 2 से 2.5 होता है। ठीक है, तो यह था अपने पास कूलाम का नियम और पराविद्युतांक। अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स जो कूलाम के नियम पर पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, जैसे आईआईटी की परीक्षा में, नीट की परीक्षा में, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में, एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं न्यूमेरिकल्स, वो हम लोग कूलाम के नियम पर आधारित सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स की कड़ी में अपने पास जो पहला न्यूमेरिकल है वो है, पहले न्यूमेरिकल में हमें दिया है भी वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलाम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलाम आवेश हैं। उनके बीच स्थिर विद्युत बल कितना है इसकी गणना करनी, यानी उन दोनों गोलों के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल की गणना जो है वो हमें करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो बीएससीआर 2015 की यानी राजस्थान बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है 2015 में। तो देखिए न्यूमेरिकल किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। दूरी हमें आर की वैल्यू हमें दी है, क्या दिया है हमें, आर की वैल्यू हमें दी है, आर कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। इस 30 सेंटीमीटर को किस में बदलना पड़ेगा, हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, ऐसा यूनिट्स में चेंज करना पड़ेगा। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलें तो क्या करेंगे भी 30 × 10⁻⁻2 मीटर, यानी 100 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। 100 का भाग क्यों देंगे, 100 का भाग इसलिए देंगे क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे,
तो ये बट्टा में आ जाएगा 100, यानी 1/100 मीटर होंगे, 1/100 यानी 10⁻⁻² मीटर होंगे। ठीक है, तो वैसे इसे सोल्व कर लिया तो 1 सेंटीमीटर में इतने मीटर हैं, तो 30 में कितने होंगे, इतने गुना इतने। हो गई बात क्लियर। तो ये अपने पास आ गया मीटर में। आवेश Q1 जो है, आवेश Q1 की वैल्यू हमें दी है 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और Q2 की वैल्यू हमें दी है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, होगी बात क्लियर। हमें गणना करनी है स्थिर विद्युत बल की। हमें गणना किसकी करनी है, स्थिर विद्युत बल की। हम जानते हैं कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से अपने पास क्या आ जाएगा भी, कूलाम के नियम से स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल कितना होगा, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। F = K Q1 Q2 अपॉन R², यही होगा। K की वैल्यू क्या है, यहां K कितना है भी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो है सारी इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो अपने पास कितना आएगा, F = K यानी 9 × 10⁹, ठीक है, इंटू Q1, Q1 कितना है 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷, इंटू Q2 यानी 3 × 10⁻⁷, डिवाइड बाय R²। R की वैल्यू कितनी है 30 × 10⁻², 30 × 10⁻² का स्क्वायर। होगी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां से F = क्या आ जाएगा अपने पास, इसे सोल्व करेंगे तो अपने पास ये काट देता हूं मैं, एक यहाँ 2 पावर बचेगी, तो ये हो गया अपने पास 900 यानी 900 इंटू 2 3 6 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाय 30² यानी 900 इंटू 10⁻² यानी 10⁻⁴, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये काट देते हैं यहां से, तो F = अपने पास क्या आ जाएगा 6 इंटू, ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस क्या हो जाएगी, यानी कितनी बचेगी, केवल 10⁻³ न्यूटन। तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल जो है वो क्या हो जाएगा, 6 × 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, होगी बात क्लियर। अब कई बार क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है भी, इस बल की प्रकृति क्या होगी, बल की प्रकृति क्या होगी। बल की प्रकृति का मतलब क्या है भी, बल आकर्षण प्रकृति का होगा या फिर प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। ठीक है, ये पता कहां से लगेगा, इन आवेशों से, इन आवेशों से। यहां देखिए दोनों आवेश जो है धनात्मक हैं, तो दोनों आवेशों की प्रकृति यदि समान होगी, यदि आवेशों की प्रकृति क्या होगी, समान होगी, कहने का मतलब दोनों आवेश चाहे धनात्मक हो चाहे दोनों आवेश ऋणात्मक हो, तो दोनों की प्रकृति क्या हो गई, समान हो गई। तो इस स्थिति में लगने वाला बल क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। लगने वाला बल क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, तो बल की प्रकृति क्या होगी, प्रतिकर्षण। और यदि एक आवेश धनात्मक और दूसरा आवेश ऋणात्मक हो तो फिर बल की प्रकृति क्या होगी, आकर्षण होगी। तो इस क्वेश्चन में दोनों धनात्मक आवेश है, इसका मतलब बल की प्रकृति क्या होगी, प्रतिकर्षण होगी। ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल है अपने पास। दूसरे न्यूमेरिकल में दिया है भी 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में यानी निर्वात में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम का आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो देखिए हमें पूछा क्या है, दोनों गोलों के बीच की दूरी पूछा है इस बार, और दोनों गोलों पर आवेश दिया है और बल का परिमाण भी हमें दिया है। वही बात क्लियर, तो वही सेम फॉर्मूला लग जाएगा अपने पास। तो देखिए यहां पर हमें दिया है Q1 का मान, Q1 कितना दिया है 0.4 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम का मतलब क्या होगा, 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.4 × 10⁻⁻6 कूलाम। होगी बात क्लियर। फिर देखिए Q2 का मान कितना है 0.8 माइक्रोकूलाम यानी 0.8 × 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, बल का मान हमें कितना दिया है, F = 0.2 न्यूटन हमें दिया है। ठीक है,
दूरी हमें कैलकुलेट करनी है, दोनों आवेशों के मध्य दूरी जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, तो कूलाम के नियम से निकालेंगे हम लोग। तो कूलाम के नियम से हम जानते हैं भी F इज इक्वल टू क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, F की वैल्यू हमें दी है 0.2 न्यूटन इज इक्वल टू K की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू 10⁻6 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है 0.8 इंटू 10⁻6 और डिवाइड बाय आर स्क्वायर। होगी बात क्लियर। अब देखिए यहां से इसे सॉल्व करें तो हम लोग यहां से मैं इसे काट देता हूं, ये आ जाएगा अपने पास 2, ठीक है। इसको इधर ले आऊं तो ये मेरे पास आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 2 इंटू 0.8 यानी 1.6 इंटू ये बच गया मेरे पास 10⁻6 यानी 12 और प्लस 9 यानी 3, तो 10⁻3। होगी बात क्लियर। ये आ गया मेरे पास यहां तक इतना, इसे मैं हटा दूंगा, बटे में आ गया 10। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 16 इंटू 9 यानी 144 इंटू 10⁻4, ठीक है। इसका ले लेंगे अब स्क्वायर रूट, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 12 इंटू 10⁻2 मीटर, 12 इंटू 10⁻2 मीटर यानी 144 का वर्गमूल हो गया 12 और 10⁻4 का वर्गमूल हो गया 10⁻2, ठीक है। या फिर इसे लिख दें हम लोग आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो दोनों आवेशों के मध्य दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। दोनों आवेशों के मध्य दूरी कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तीसरा न्यूमेरिकल अपने पास, तीसरे न्यूमेरिकल में हमें दिया है भी 4 बिंदु आवेशों QA QB QC QD यानी 4 बिंदु आवेश दिए हैं, वो 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर स्थित है, ठीक है। और वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, यानी उस केंद्र पर रखे आवेश पर कितना बल कुल लगेगा इन चारों आवेशों के कारण, वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो AIPMT की परीक्षा में आया हुआ है 2006 में। AIPMT यानी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, आजकल इसे नीट बोलते हैं, ठीक है, लेकिन पहले इसे PMT के नाम से जाना जाता था। तो 2006 की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। ये मान लिया हमने ये 10 सेंटीमीटर भुजा का कोई वर्ग है, ये 10 सेंटीमीटर भुजा का क्या है कोई वर्ग है, ठीक है। ये इसका शीर्ष मान लिए यानी A, ये शीर्ष है अपने पास B C और D। शीर्ष A पर आवेश जो है वो कितना है 2 माइक्रोकूलम, B पर है -5 माइक्रोकूलम, C पर 2 माइक्रोकूलम और D पर कितना है -5 माइक्रोकूलम है। होगी बात करिए। और इसके केंद्र क्या होता है, अब केंद्र की बात आई तो केंद्र क्या होता है, वर्ग का केंद्र जो है वो विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। यानी AC विकर्ण खींचा हमने और BD विकर्ण खींचा, तो इन विकर्णों का प्रतिच्छेदी बिंदु जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे केंद्र कहेंगे। केंद्र मान लिया हमने कितना है O है, केंद्र कितना मान लिया O मान लिया। और इस केंद्र पर कितना आवेश स्थित है 1 माइक्रोकूलम है, केंद्र पर कितना आवेश है 1 माइक्रोकूलम आवेश है, ठीक है। भुजा जो है वो अपने पास 10 सेंटीमीटर दी है, कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। यदि वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, मान लिया यदि वर्ग की भुजा A मान ली हमने, भुजा कितनी हो यदि A हो, तो विकर्ण कितना होता है, तो विकर्ण कितना होता है भुजा का रूट 2 गुना होता है, तो रूट 2A होगा, तो रूट है 2A। तो यहां पर 10 सेंटीमीटर है तो 10 रूट 2 सेंटीमीटर, यानी BD की लंबाई 10 रूट 2 सेंटीमीटर और AC की लंबाई भी कितनी आ जाएगी, AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 10 रूट 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, 10 रूट 2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां से
वर्ग के विकर्ण जो है वो एक दूसरे को, वर्ग के विकर्ण जो है वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। यानी AO, OC, BO और OD ये चारों भुजाएं क्या है, समान है। यानी AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू DO। कितना आ जाएगा ये, इसका आधा होगा, यानी 5√2 सेंटीमीटर होगा, 5√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चारों दूरियां जो है वो समान है। तो समान दूरी है इसलिए मैं इसे मान लेता हूं, ये R मान ली, सबको क्या मान लिया मैंने, R मान लिया। ठीक है, और R की वैल्यू अपने पास कितनी है, R की वैल्यू अपने पास है 5√2 सेंटीमीटर, इसे R मान लिया। होगी बात क्लियर। अब देखिए यहां से पहले मैं बात करूं भी इस आवेश यानी बिंदु A पर स्थित आवेश यानी QA आवेश जो है, QA आवेश के कारण है O पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, तो इसे मैं नाम दूंगा FAO, यानी इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो है वो कितना होगा। तो क्या आ जाएगा, K कितने गुलाम आवेश है, 2 माइक्रो गुलाम, तो इसे मैं लिख दूंगा 2 × 10⁻⁻6 इंटू 1 × 10⁻⁻6 और अपॉन दूरी कितनी है, R है, तो R का स्क्वायर। ठीक है, तो FAO जो है वो कितना आ गया आवेश अपने पास, ये आ गया 2K × 10⁻12 अपॉन R²। अब बात करें इसकी दिशा की, बात यहां पर मुख्य जो है वो क्या है, दिशा है। तो दिशा क्या होगी, अधिक आवेश की ओर, यानी O से A की ओर। दिशा क्या है, O से A की ओर। ठीक है, अब बिंदु C वाले आवेश पर गणना करें तो दोनों पर आवेश का परिमाण देखिए, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर समान है। ठीक है, तो यहां पर जो बल लगेगा यानी FCO जो बल होगा वो भी कितना होगा, इतना ही होगा, 2K × 10⁻12 अपॉन R²। और दिशा क्या होगी, O से C की ओर, O से C की ओर। होगी बात क्लियर। अब यहां पर देखिए एक बल इधर और एक बल इधर, दोनों का परिमाण समान है और दिशा क्या है, विपरीत है। दोनों का परिमाण समान और दिशा क्या है, विपरीत है। तो ये दोनों बल जो परस्पर क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। दोनों बल परस्पर क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है A पर आवेश और C पर जो आवेश है उन दोनों आवेशों के कारण बिंदु O पर या केंद्र पर जो बल लगेगा वो क्या होगा, शून्य होगा। बल क्या होगा, शून्य। तो इन दोनों आवेशों के कारण तो आ गया शून्य। ठीक है, इसी प्रकार से अब कैलकुलेट करेंगे BO, FBO कैलकुलेट करूं मैं। FBO कितना आएगा, 2 × इसे मैं QB लिख देता हूं कैलकुलेशन के लिए, यानी QB × ये क्या है अपने पास, QO लिख देता हूं मैं, अपॉन R²। ठीक है, अब इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी, B से O की ओर, B से O की ओर। ठीक है, अधिक आवेश की ओर दिशा होती है। तो ये आवेश जो है -5 माइक्रोकुलाम 1 माइक्रोकुलाम से क्या है, कम है। ठीक है, होगी बात क्लियर। इसी प्रकार से FDO की बात करें तो FDO क्या हो जाएगा, K QD QO अपॉन R²। तो यहां पर इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा होगी D से O की ओर, D से O की ओर। होगी बात क्लियर। अब देखिए QB और QD का परिमाण भी क्या है, समान है। QB और QD का परिमाण भी क्या है, समान है। और इन दोनों बलों की दिशा भी परस्पर क्या है, विपरीत है। ठीक है, तो यहां पर भी ये दोनों बल परस्पर क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। परस्पर क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो इस BD विकर्ण पर आवेश जो है यानी B पर और D पर जो आवेश है उनके कारण भी केंद्र पर लगने वाले आवेश का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो हम कह सकते हैं भी परिणामी आवेश जो होगा, परिणामी बल जो होगा, केंद्र पर स्थित आवेश पर लगने वाला परिणामी बल यानी F जो होगा वो कितना होगा, 0 न्यूटन होगा। F कितना होगा, 0 न्यूटन होगा। चौथा न्यूमेरिकल है अपने पास। चौथे न्यूमेरिकल में हमें दिया है भी एक आवेश Q दो समान आवेशों Q को मिलाने वाली, Q यानी कैपिटल Q को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर इस प्रकार रखा जाता है कि तीनों आवेशों का निकाय संतुलित हो जाए। तीनों आवेशों का क्या निकाय जो है वो क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो आवेश Q का मान पूछा है, स्मॉल q का मान विद रिस्पेक्ट कैपिटल Q क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल Q क्या होगा। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले बात करें, आवेशों का निकाय क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। आवेशों का निकाय क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। तो निकाय के संतुलित होने की अवस्था में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा का योग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये ध्यान रखनी है,
स्थितिज ऊर्जा का योग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा का योग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा का योग शून्य हो गया तो हम जानते हैं भी स्थितिज ऊर्जा यानी कार्य ऊर्जा का रूप है, तो इसे मैं लिख दूं W इज इक्वल टू एफ आर यानी बल गुणा विस्थापन। बल और बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल जो है वो क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। बल और बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल क्या होगा, कार्य होगा। ठीक है, यहां से देखिए एफ क्या होगा अपने पास, आवेशों के मध्य लगने वाला बल यानी स्थिर विद्युत बल होगा, तो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर है, तो एक काट देता हूं मैं यहां से, तो क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन आर आ गया। तो इन सब के योग जो है यानी ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा का योग क्या रहना चाहिए, शून्य रहना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे, निकाय किस में है, संतुलित अवस्था में। ठीक है, तो देखिए अब न्यूमेरिकल सॉल्व शुरू करते हैं। ये मान लिया अपने पास कैपिटल Q आवेश है, इससे कुछ दूरी पर आवेश दूसरा समान आवेश है यानी कैपिटल Q आवेश है, तो दोनों के मध्य दूरी मान ली हमने कितनी है, 2a है। दोनों के मध्य दूरी कितनी मान ली, 2a। इनके मध्य बिंदु पर कोई आवेश रखा है स्मॉल q, तो फिर ये दूरी कितनी हो जाएगी अपने पास, a हो जाएगी, और ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस निकाय पर कुल स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा, शून्य होगा, यही बात। तो इस आवेश के कारण इस आवेश पर स्थितिज ऊर्जा, तो क्या मान लूं इसे मैं P1 मान लेता हूं, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, तो P1 लिख दिया। P1 क्या होगा, K Q कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन है, दूरी कितनी है, a। फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। फिर इस आवेश के कारण तो इसे लिख देता हूं मैं P2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K Q अपॉन a, ये भी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फिर इन दोनों आवेशों के मध्य तो इसे लिख देता हूं मैं P3, ये P1 माना है मैंने, ये P2 माना है, और ये अपने पास P3 है। ठीक है, तो फिर P3 का मान कितना हो जाएगा, K Q इंटू Q, तो Q स्क्वायर अपॉन दूरी कितनी है, 2a। ये आ गई अपने पास इक्वेशन नंबर 3। हो गई बात क्लियर। अब संतुलन की अवस्था की बात करें। संतुलन की अवस्था में संतुलन की अवस्था में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा का योग है शून्य होगा, यानी कुल स्थितिज ऊर्जा यानी P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू क्या हो गया, शून्य हो गया। तो यहां पर तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे, तो K Q इंटू Q अपॉन a प्लस K Q इंटू स्मॉल q अपॉन a प्लस K Q स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू 0। इन सब में K Q अपॉन a कॉमन आ रहा है, K Q अपॉन a, K कैपिटल Q अपॉन a, तो K कैपिटल Q अपॉन a कॉमन ले लेंगे, तो K कैपिटल Q अपॉन a कॉमन ले लिया, क्या बचा Q, यहाँ पर भी क्या है Q, तो 2Q प्लस Q अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, इधर है, ये इधर जाएगा तो शून्य हो जाएगा, तो बचा क्या है, केवल है 2Q प्लस कैपिटल Q अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, या फिर 2Q इज इक्वल टू माइनस कैपिटल Q अपॉन 2 और स्मॉल q किसके बराबर आ जाएगा, माइनस Q अपॉन 4 के बराबर आ जाएगा, माइनस Q अपॉन 4 के बराबर। तो स्मॉल q आवेश जो मध्य में रखा जाएगा वो आवेश क्या होगा, इन दोनों आवेशों से विपरीत प्रकृति का होगा और चौथाई भाग होगा, विपरीत प्रकृति का होगा और चौथाई भाग होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट करेंगे अगले लेक्चर में जो टॉपिक बचे हैं अपने। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।